मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका। अध्याय 27। ब्लैकलिस्टिंग बेकार है नायिका के हरम वाली खलनायिका। C27 ब्लैकलिस्टिंग बेकार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्रीमती ब्राउन स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को घूरती रहीं और जैसे ही वह भाड़ में जाए कहकर नंबर डायल करने वाली थीं, तभी एक इनकमिंग कॉल ने उनका ध्यान भंग कर दिया। नमस्ते। हाय मिसेज ब्राउन, क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको गलती से गलत नंबर भेज दिया। वह मिसेज वाइट है। मिसेज वाइट नहीं। मैं आपको अभी उसकी माँ का नंबर भेज देता हूँ, ठीक है? ओह हाँ, ये ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, बस ये सुनिश्चित करना कि अगली बार मेरी किटी पार्टी में कुछ अतिरिक्त विशेष मिठाइयाँ हों, ठीक है टिल्डा? हा, क्या मैंने कभी किसी का एहसान नहीं चुकाया? श्रीमती ब्राउन की मुस्कान उनकी मित्र के फ़ोन काट देने के बाद व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गई और उन्होंने तुरंत श्रीमती वाइट के स्थान पर सामंथा का नंबर डायल कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी पीढ़ी की हर महिला श्रीमती ब्राउन के युवावस्था के दौरान किए गए शानदार कार्यों के बारे में जानती थी, और यह कहना कि उनमें से अधिकांश की उनके बारे में गलत धारणा थी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि श्रीमती ब्राउन को अपनी बात मनवाने का तरीका आता था, लेकिन श्रीमती वाइट के साथ उनकी पहली बातचीत उनकी बेटी के संभावित अपहरण के बारे में होना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था। सबसे बुरी स्थिति में श्रीमती वाइट को ये भी लग सकता था कि वह उनकी कृपा पाने के लिए ये सब नाटक रच रही थी, जो मैं कभी नहीं करूँगा। जाहिर है, ये कितना अन्यायपूर्ण आरोप है। अगर मुझे कोई योजना बनानी होती तो वह कभी भी इतनी खामियों से भरी नहीं होती। चूंकि वे एक दिन ससुराल वाले बन सकते थे, इसलिए बेहतर था कि पहले से ही रिश्ते में खटास न आए। ऐसा होने पर श्रीमती वाइट से बात करने के बजाय उनकी इस छोटी सी बेटी से बात करना बेहतर था। कम से कम उस छोटी लड़की को पहले उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहिए था। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हैज़, इस छोटी सी लड़की को क्या हो गया है? इसे उठा लो। एक व्यवसायी महिला के रूप में आप कॉल को अनदेखा नहीं कर सकती, तब भी जब आप सवारी कर रही हों। ओह, ये गिर गई। वह उस नंबर को दोबारा तभी डायल कर सकी जब उसका समय समाप्त हो गया, और सौभाग्य से इस बार उसका नंबर उठा लिया गया। नमस्ते। हाय, क्या यह मिस वाइट है? हाँ, ये कौन है? दूसरी तरफ से एक युवा लड़की की थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज़ आई, और श्रीमती ब्राउन को पता था कि उनके पास सही नंबर है। कम से कम अपनी मूर्ख मित्र के साथ ये कभी गारंटी नहीं थी कि वह अपने संपर्क विवरण में गड़बड़ी नहीं करेगी। मैं ब्राउन कन्फेक्शनरी से श्रीमती ब्राउन हूँ। रुचि नहीं है। अलविदा। एड्स बाय पब फ्यूचर बीफ। लाइन गिरा दी गई। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती ब्राउन ने दांत पीसकर फिर से नंबर डायल किया। एक छोटी सी बीप के बाद एक स्वचालित संदेश आया जिसमें बताया गया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। अवरुद्ध। श्रीमती ब्राउन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपने पास से 5 अतिरिक्त फ़ोनों में से एक निकाला। जैसे ही नंबर दोबारा बजा, उसकी मुस्कान और बढ़ गई। अरे, ये छोटी सी भतीजी तो बस शौकिया है। अगर तुम मिसेज ब्राउन के फ़ोन करने पर बात नहीं करना चाहते तो तुम फ़ोन बंद कर दो, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, अपने कान बंद कर लो और प्रार्थना करो। जिसने भी मेरे बारे में सुना है, उसे ये पहले से ही पता होना चाहिए। पहली कॉल में तो सामंथा की आवाज़ थोड़ी चिड़चिड़ी थी, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से अधिक परेशान थी। नमस्ते। बेशक, श्रीमती ब्राउन जानती थीं कि जैसे ही वह बोलेंगी, उनकी आवाज़ को सेल्स लेडी
के रूप में पहचाना जाएगा और उन्हें फिर से रोक दिया जाएगा। लेकिन इस बूढ़ी महिला के पास कई चालें छिपी थीं। तुम्हारी छोटी एमिली की भावी सास फोन कर रही है, इसलिए फोन काटने की हिम्मत मत करना। सामंथा ने जब अपनी छोटी बहन का नाम सुना तो वह रुक गई और फिर शेष वाक्य उसके मस्तिष्क में दर्ज हो गए। भविष्य क्या है? अब जब वह जानती थी कि लड़की फोन नहीं रखेगी, तो श्रीमती ब्राउन इत्मीनान से असली मामला समझा सकती थीं। या फिर मैं इस लड़की को और भी चिढ़ा सकता हूँ जिसने मुझे ब्लैकलिस्ट करने की हिम्मत की। फुफू, मैं डिक्सी की माँ हूँ, तुम्हें पता है, तुम्हारी छोटी बहन की लाडली। अब जब नाम का जिक्र हुआ तो सामंथा को याद आया कि एमिलिया की सबसे अच्छी दोस्त का नाम वाकई यही था। उसे याद आया कि उसने ब्राउन परिवार के बारे में उससे बात भी की थी, लेकिन जब उसे वह कॉल आया तो ये बात तुरंत उसके दिमाग में नहीं आई थी। बहरहाल, उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी प्यारी छोटी बहन इतनी जल्दी किसी रिश्ते में प्रवेश करेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या बकवास है, वे तो बस दोस्त हैं। फोन पर हो रही खिलखिलाहट इतनी परेशान करने वाली थी कि सामंथा ने लगभग अपना फोन ही तोड़ दिया। ओह, कितने मासूम! कौन जानता है कि वे दोनों अकेले में क्या करते हैं? आप ये जानते हुए कि बेचारी लड़की पूरी तरह से फटने वाली थी, श्रीमती ब्राउन ने कुछ दया दिखाने का फैसला किया। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो आंटी की बात ध्यान से सुनो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आहम। तो मूलतः जब श्रीमती ब्राउन ने सामंथा को पीछा करने वाले के बारे में अपने अनुमान के बारे में बताया, तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि दूसरी तरफ से उन्हें कोई आश्चर्य या विस्मय की बात नहीं सुनाई दी। हालांकि सामंथा का स्वर स्पष्ट रूप से परेशान और चिड़चिड़े से शांत और नर्म हो गया था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, आंटी। हालांकि इस बार मुझे पहले से ही कुछ जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर भविष्य में आपको ऐसा कुछ भी मिले, तो कृपया मुझे बताने में संकोच न करें। मैं निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। श्रीमती ब्राउन मुस्कुराईं। हालांकि उन्हें पहले भी इसका अंदेशा था, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी और उनकी सहेली के लिए कोई मुसीबत खड़ी होने वाली है। शायद उसकी भोली बेटी भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर असली योद्धा बनकर उसकी राजकुमारी का दिल जीत ले। खतरे अपने साथ अवसर लेकर आते हैं, आखिरकार आपको बस उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त बहादुर होने की जरूरत है। फुफू, छोटी सी बात है, मुझे ससुर से ऐसी बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा। सामंथा ने अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ही थोड़ी लड़खड़ा रही थी। आंटी बहुत मज़ाकिया हैं, और श्रीमती ब्राउन जैसी अनुभवी महिला भला इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दे सकती थी? ओह, तुम खुश नहीं लग रहे हो। आंटी उदास हैं। सामंथा को लगा कि ये बूढ़ी महिला सचमुच डांट की हकदार है, लेकिन उसने बस अपनी छोटी बहन की मदद करने की कोशिश की। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को व्यवस्थित करने में व्यस्त हूँ। शुभ संध्या, आंटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक श्रीमती ब्राउन जानती थी कि उनका वास्तव में मतलब था, मैं फ़ोन रख रही हूँ, और कृपया मुझे फिर कभी फ़ोन न करें जब तक कि यह महत्वपूर्ण न हो। लेकिन उन्होंने दूसरों की बात कब से सुनना शुरू कर दिया? ठीक है, और कृपया मेरी बहू को बता देना कि मैंने फ़ोन किया है। टिल्डा। कॉल अचानक समाप्त हो गई, और श्रीमती ब्राउन को यकीन था कि यदि यह पारंपरिक फ़ोन होता, तो सामंथा उसे इतनी जोर से पटकती कि लाइन के दूसरी ओर उसके कानों से खून बहने लगता। एट नो विल बिन एट। चूंकि एमिलिया को यह नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन को उसके कमरे में आने में कितना समय लगेगा।
इसलिए उसका पहला विचार कुछ किताबें निकालकर अध्ययन करने का था। लेकिन जैसे ही वह शुरू करने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि वह शायद ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इससे पहले कि कोई उसे परेशान करे। ऐसे में बेहतर होगा कि वह अपना समय फ़ोन का इस्तेमाल करना सीखने में लगाए। ये कहाँ है? ठीक है, मैं इसे छोटा अक्षर कैसे बनाऊं? सिंथिया ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह खिलखिलाकर हंसे नहीं। आखिरकार, भले ही उसकी खलनायिका अब प्यारी लग रही थी, लेकिन वह अभी भी एक बम थी जो फटने का इंतजार कर रही थी। आप स्क्रीन के किनारे पर उस छोटे तीर को स्पर्श करें। हाँ, उसी को। लड़की ने एकाग्रता में अपनी जीभ बाहर निकाली, और सिंथिया के मन में यह विचार आया कि यह शायद सबसे मूर्खतापूर्ण भाव था जो उसने कभी एमिलिया को बनाते हुए देखा था। ठीक है, एमिलिया, मैंने कर दिया। फुफू, आपको अपना नंबर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। एमिलिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं महत्वपूर्ण नंबर करने से पहले बस अभ्यास करना चाहती थी। अरे, अगर आप गड़बड़ भी कर दें तो भी आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन पहली बार में ही सही करना हमेशा बेहतर होता है, इसलिए अभ्यास करना बेहतर है। सिंथिया वास्तव में अपने साथी के सोचने के तरीके को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। क्या ये सिर्फ संपर्क जोड़ना नहीं है? कौन इस तरह सोचता है? ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैंने पर्याप्त अभ्यास कर लिया है, चलो चलें। एमिलिया अपना पूरा ध्यान फोन पर केंद्रित कर रही थी, एक समय में एक नंबर दबा रही थी, तथा ये सुनिश्चित कर रही थी कि हर बार उसकी नाजुक उंगली की नोक आभासी कुंजियों के ठीक बीच में स्पर्श करे, तथा संपर्क का समय न तो बहुत अधिक हो, न ही बहुत कम। और 9-6 हो गया। अब नाम क्रिस्टल। ठीक है, सिंथिया, मैंने कर दिखाया। देखो, एकदम सही, पहला प्रयास। उसकी उल्लासमय खलनायकी को देखते हुए, बेचारी व्यवस्था उस पर ठंडा पानी डालने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अच्छा काम, एमिलिया, मुझे तुम पर गर्व है। शुक्र है कि एमिलिया अपने कार्य पर इतनी केंद्रित थी कि उसे अपने सिस्टम की आवाज में थोड़ी सी उलझन का एहसास ही नहीं हुआ, अन्यथा वह निश्चित रूप से इतनी खुश नहीं होती। फुफू, अब चलो डिक्सी का काम करते हैं। और इसलिए एमिलिया ने अगले कुछ मिनट डिक्सी और कोको के नंबर डायल करने में बिताए, उसके बाद अपने माता पिता और बड़ी बहन के नंबर डायल करने लगी। एक एक करके उसकी नोटबुक का अंतिम पृष्ठ उन संख्याओं से भर गया जिन्हें काट दिया गया था, और जब सामंथा ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, तब तक एमिलिया ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क